नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बॉर्डर पर बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। कुपवाड़ा, उड़ी और अखनूर क्षेत्रों में किया सीजफायर उल्लंघन। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता। घुसपैठ की कोशिश करते एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा, पूछताछ जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच आज देश भर में होगी नीट यूजी परीक्षा। 22,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने कराया है पंजीकरण। एनटीए ने अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की दी सलाह। और सिंगापुर के आम चुनाव में सत्तारूढ़ पीपल्स एक्शन पार्टी पीएपी ने शानदार जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग को दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार पाक सेना ने फायरिंग की। पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। राजस्थान के श्री गंगानगर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने बड़ी सफलता हासिल की है। सूत्रों के मुताबिक श्री गंगानगर इलाके में बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा है। पाकिस्तानी रेंजर से पूछताछ जारी है ताकि उसके इरादों का पता लगाया जा सके। और जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई उस समय की गई जब पाकिस्तानी रेंजर भारतीय सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। सूत्रों के अनुसार बीएसएफ के जवान सीमा पर गश्त कर रहे थे, तभी उन्होंने संदिग्ध गतिविधि देखी। सतर्क जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ लिया। घटना के बाद श्री गंगानगर और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। बीएसएफ ने अतिरिक्त चौकसी बरतने के निर्देश जारी किए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियां भी इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। ये उड़ान परीक्षण मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल से किया गया। इसे सेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विकसित किया जा रहा है। फिलहाल दुनिया के बहुत कम देशों ने ये उपलब्धि हासिल की है। आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित इस एयरशिप प्लेटफॉर्म को लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर पेलोड के साथ प्रक्षेपित किया गया। ऑनबोर्ड सेंसर से डेटा प्राप्त किया गया। इसका उपयोग भविष्य में ऊंचाई वाले हवाई जहाजों की उड़ानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सिमुलेशन मॉडल के विकास के लिए किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले सफल उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली भारत की अवलोकन, खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं में इजाफा करेगी, जिससे भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक बन जाएगा जिनके पास ऐसी स्वदेशी क्षमताएं हैं। देश भर के मेडिकल कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए आज नीट यूजी परीक्षा 2025 का आयोजन होगा। परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए कर रहा है। इस बार परीक्षा के लिए 22,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। नीट परीक्षा के लिए 500 से अधिक शहरों में 5,453 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले साल नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आने के बाद एनटीए ने इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बार 90% से अधिक परीक्षा केंद्र सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बनाए गए हैं। इन केंद्रों की जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर त्रिस्तरीय निगरानी की जाएगी। प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट पुलिस एस्कॉर्ट के बीच परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे और हर परीक्षा केंद्र के निरीक्षण के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। परीक्षा के पहले, परीक्षा के दौरान या बाद में किसी भी प्रकार के कदाचार में लिप्त अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कदाचार में लिप्त अभ्यर्थियों को 3 साल तक एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने से रोका जा सकता है। साथ ही सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत भी उनके खिलाफ आपराधिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एजेंसी ने अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की सलाह दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2025 के बारे में अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की सलाह दी। वहीं एनटीए ने परीक्षा से संबंधित भ्रामक और झूठी जानकारी फैलाने वाले 165 से अधिक टेलीग्राम चैनलों और 32 से ज्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की है। ये कार्रवाई एनटीए की सस्पिशियस क्लेम्स पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई है। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ मिलकर की गई है। एनटीए ने सभी छात्रों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वो किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या संस्था के झांसे में न आएं। परीक्षा या दाखिले को प्रभावित करने का दावा करने वाले मध्यस्थों से दूर रहें। केवल एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर ही विश्वास करें। एनटीए ने कहा कि जो भी व्यक्ति या समूह छात्रों को धोखे में रखकर मेडिकल सीट दिलाने का झूठा वादा करेगा, उसके खिलाफ पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मीन्स प्रिवेंशन एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर के नाम को लेकर विवाद अब गहराता जा रहा है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने मंदिर से जुड़ी आपत्तिजनक गतिविधियों की कड़ी निंदा करते हुए ओडिशा के मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन द्वारा शुरू की गई जांच का स्वागत किया है। उनका आरोप है कि सेवकों की संदिग्ध भूमिका और पवित्र नीम की लकड़ी के दुरुपयोग ने जगन्नाथ संस्कृति की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दीघा परियोजना को कागजों में सांस्कृतिक केंद्र बताया गया है, लेकिन प्रचार में जगन्नाथ मंदिर कहकर भक्तों को गुमराह किया जा रहा है। शुवेंदु का कहना है कि धाम का धार्मिक महत्व है और पुरी की तरह सिर्फ 4 धाम ही मान्य हैं। दीघा को धाम कहना धार्मिक आस्था के साथ छल है। और उत्तर प्रदेश में काशी के रहने वाले योग गुरु पद्मश्री शिवानंद बाबा का बीती रात काशी में निधन हो गया। स्वामी शिवानंद बाबा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। सांस की समस्या के बाद इन्हें बीएचयू में भर्ती कराया गया था, जहां करीब 125 साल की उम्र में शिवानंद बाबा ने अंतिम सांस ली। शिवानंद बाबा का अंतिम संस्कार काशी के हरिश्चंद्र घाट पर सोमवार को किया जाएगा। फिलहाल बाबा के पार्थिव शरीर को शिष्यों और जनता के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। बता दें कि भारत सरकार ने 21 मार्च 2022 को इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। शिवानंद बाबा को योग साधना, सादा जीवन और ब्रह्मचार्य जीवन के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्मश्री बाबा शिवानंद के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर साझा कर लिखा कि योग साधक और काशी निवासी शिवानंद बाबा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। योग और साधना को समर्पित उनका जीवन देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। योग के जरिए समाज की सेवा के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। शिवानंद बाबा को शिवलोक प्रयाण हम सब काशीवासियों और उनसे प्रेरणा लेने वाले करोड़ों लोगों के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं इस दुख की घड़ी में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी शिवानंद के निधन पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, योग के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान देने वाले काशी के प्रख्यात योग गुरु पद्मश्री स्वामी शिवानंद जी का निधन अत्यंत दुखद है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी साधना एवं योग में जीवन संपूर्ण समाज के लिए महान प्रेरणा है। आपने अपना पूरा जीवन योग के विस्तार में समर्पित कर दिया। बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को और उनके शोकाकुल अनुयायियों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। सारनाथ से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष वियतनाम पहुंच गए हैं। इस पवित्र अवशेष को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल वियतनाम लेकर पहुंचा है। इस दौरान वियतनाम के ही चेमेन शहर थान टैम मठ में भगवान बुद्ध की पवित्र अवशेष का आशीर्वाद लेने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ये पवित्र अवशेष संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस समारोह के लिए 21 मई तक वियतनाम में ही रहेंगे। और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वियतनाम के हनोई में ट्रूक लैम बौद्ध मठ का दौरा किया। इसे लेकर किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें और वीडियो साझा कर लिखा, आध्यात्मिक यात्रा के पड़ाव में ट्रूक लैम बौद्ध मठ का दौरा किया, जो एक सर्वोच्च ध्यान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। प्रकृति से घिरा ये मठ शांति में डूबा हुआ है। मैं भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के साथ शांतिपूर्ण चिंतन के इस क्षण के लिए कृतज्ञ महसूस करता हूँ। और आइए अब बात करते हैं वेव्स 2025 की। मुंबई में चल रहे विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स का आज समापन होगा। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित वेव्स में कई सत्रों, पैनल, चर्चाओं का आयोजन किया गया। 1 मई से शुरू हुए इस शिखर सम्मेलन में देश और दुनिया की दिग्गज हस्तियां शामिल हुईं। मनोरंजन जगत के कई चर्चित चेहरे भी इस समिट का हिस्सा बने। 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल ने इसमें हिस्सा लिया। वेव्स के माध्यम से भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को नई ऊंचाइयां मिली। साथ ही भारत की रचनात्मक और सांस्कृतिक क्षमताओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना, तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना और मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग में भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने पर फोकस किया गया। वेव्स के माध्यम से भारतीय और वैश्विक हितधारकों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान, संवाद और सहयोग को बढ़ावा मिला। शिखर सम्मेलन में आज BFX फिल्मों में संबंधित मास्टर क्लास होगी। साथ ही चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ AVGC XR सेक्टर इन AI एरा विषय पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल स्कल्पटिंग एंड फिल्म मेकिंग यूजिंग मोबाइल कैमरे पर वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान से आज सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। बाबा बद्रीनाथ के जयकारों के साथ हजारों भक्त इस अद्भुत पल की साक्षी बने। श्री बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु का निवास स्थान माना गया है। ये भी मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 महीने जागते हैं तथा सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। कपाट खुलने के साथ ही श्री बद्रीनाथ धाम पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इसके साथ ही गढ़वाल राइफल्स ने पारंपरिक धुन भी बजाई। मंदिर को करीब 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। श्री बद्रीनाथ धाम पर हेलीकॉप्टर से आप देख रहे हैं कि पुष्प वर्षा की गई थी और यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो जत्था पहुंचा है वो वाकई देखने लायक था और बहुत ही खूबसूरत तरीके से फूलों से इसे सजाया गया था। और जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि तकरीबन 40 क्विंटल फूलों से बद्रीनाथ धाम को सजाया गया, जो देखने में बेहद मनमोहक दृश्य था। वाकई इन फूलों की महक से देखा जाए तो सभी श्रद्धालु वहां बेहद अच्छा एहसास कर रहे थे। बद्रीनाथ धाम पर पुष्प वर्षा की गई हेलीकॉप्टर के जरिए। आज सुबह इसके कपाट खोले गए और वहां ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचे और बहुत सुंदर तरीके से फूलों से इसके कपाट को इसको सजाया गया
ताकि सभी जितने भी मां श्रद्धालु थे उनको अच्छा एहसास हो सके। आगे बढ़ते हैं। इस अवसर पर स्थानीय महिलाओं ने झोड़ा नृत्य कर मंगल कामनाएं की। झोड़ा उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है। झोड़ा नृत्य से पारंपरिक ढोल, संगीत, वाद्य यंत्र, हुरका का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तराखंड में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले झोड़ा नृत्य किया जाता है। यह नृत्य सामूहिक रूप से गोल घेरे में खड़े होकर एक दूसरे से हाथ व कंधा जोड़कर किया जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की और भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया और कहा कि इस साल 4 धाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। शुभ दिन है और भगवान बद्री विशाल के कपाट आज खुल रहे हैं। मैं सभी आने वाले तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, भगवान के द्वार पर पधारने पर सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो और यात्रा सबकी अच्छी हो। उसके निमित्त सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ की यात्रा 4 धाम यात्रा, हमारे पूरे धामों की यात्रा, सभी यात्राएं थोड़ा कठिनाई में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश की गई है कि यात्रा कम से कम कठिनाई हो, यात्रा सुरक्षित हो। उस निमित्त सभी विभागों की समीक्षा भी की गई है और लगातार समीक्षा की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। भारत अंगोला बिजनेस फोरम के दौरान केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने अंगोला के राष्ट्रपति का दौरा ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी बताया। उन्होंने कहा कि अंगोला अफ्रीका की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और अंगोला के बीच 4.2 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। With the diversification of its economy, modernization of infrastructure, and improving the ease of doing business, Angola has strengthened its presence on the global stage. Our bilateral relations are underpinned by a vibrant energy partnership, and bilateral trade between our two countries has been growing and reached $4.2 billion in the 2023 and 24 period. Angola is now the 123rd member of the International Solar Alliance, and the Government of India has approved a line of credit of $200 million for further strengthening our defense and security cooperation. वहीं अंगोला के राष्ट्रपति लॉरेंसो ने कहा कि भारत और अंगोला के बीच गहरी राजनीतिक प्रतिबद्धता है और दोनों देश मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को जेनेरिक दवाओं के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है और कृषि क्षेत्र में अंगोला के पास अपार भूमि है, जिससे इन क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिल सकती है। और देश भर के करोड़ों मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा डिजिटल बदलाव करने जा रहा है। आयोग जल्द ही ECI NET नाम से एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च करेगा, जो चुनाव संबंधी सभी सेवाओं को एक जगह पर उपलब्ध कराएगा। यह ऐप चुनाव आयोग की मौजूदा 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लीकेशनों का एकीकृत कर देगा। इसमें सिविल ऐप और वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्न आउट ऐप जैसी ऐप्स शामिल हैं। इस कदम का उद्देश्य नागरिकों, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए एक सुगम, एकीकृत और उपयोगकर्ता अनुकूल अनुभव प्रदान करना है। चुनाव आयोग का कहना है कि प्लेटफॉर्म मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की परिकल्पना है। ये प्लेटफॉर्म 100 करोड़ से अधिक मतदाताओं और 10.5 लाख से अधिक BLO, 15 लाख BLA, 45 लाख पोलिंग ऑफिशियल्स, 15,597 AERO, 4,123 ERO और 767 DEO को लाभ पहुंचाएगा।
श्रीनगर से आज हज यात्रियों का पहला जत्था मक्का के लिए रवाना होगा। श्रद्धालु भारी उत्साह और आध्यात्मिक उल्लास के साथ श्रीनगर के हज हाउस में एकत्रित हुए, जहां से उन्हें श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद हज यात्रियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। अगली खबर का रुख करते हैं। जमीनी स्तर पर युवा प्रतिभा को पहचान देने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सामने रखने के मंच खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण का आज आगाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संदेश के जरिए इन खेलों का उद्घाटन करेंगे। ये खेल 15 मई तक आयोजित होंगे। ये पहली बार है जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में आयोजित होंगे। खेल के रंग बिहार के संग, इसी तर्ज पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में अपने विस्तार का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन 4 मई को पाटलिपुत्र में होगा। ये पहली बार है जब बिहार इन खेलों की मेजबानी करेगा। इन खेलों में देश भर के युवा एथलीट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वहीं मेजबानी के लिए बिहार राज्य के 5 शहर सामने होंगे। ये खेल बिहार की राजधानी पटना समेत राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित होंगे। वहीं निशानेबाजी, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग के इवेंट दिल्ली में होंगे। इन खेलों में करीब 10,000 से ज्यादा एथलीट नजर आएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सफर पर गौर करें तो इन खेलों की शुरुआत साल 2018 में हुई थी, जब दिल्ली ने इन खेलों की मेजबानी की थी। इसके बाद साल 2019 में पुणे में ये खेल आयोजित हुए, जबकि 2020 में गुवाहाटी, 2022 में पंचकुला, 2023 में मध्य प्रदेश और 2024 में तमिलनाडु में इन खेलों का आयोजन हुआ। खेलो इंडिया कार्यक्रम दरअसल वो नीति है जो जमीनी स्तर पर न केवल खिलाड़ियों को सींचने का काम करती है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के लिए उन्हें एक आकार भी देती है। और इसी आकार के बल पर ये खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पहले खुद को मांझते हैं और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाते हैं। और यही पहचान जो है वो उन्हें पदक दिलाने का काम भी करती है। कैमरामैन अरमान के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। रोमांचक मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 2 रन से हरा दिया। चिन्नास्वामी में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 213 रन बनाए। आरसीबी के लिए बैथल ने 55, कोहली ने 62, जबकि रोमारियो शेपर्ड ने 14 बॉल पर 53 रन बनाए। जवाब में सीएसके निर्धारित ओवर में 5 विकेट गंवाकर 211 रन ही बना सकी। सीएसके के लिए आयुष महात्रे ने 94 और रविंद्र जडेजा ने नाबाद 77 रन बनाए। वहीं आरसीबी के लिए लुंगी एनगडी ने 3, जबकि कुणाल पांड्या और यश दयाल ने एक विकेट हासिल किया। इस जीत से 16 अंकों के साथ आरसीबी अंक तालिका की शीर्ष पर पहुंच गई है। आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर के आम चुनाव में सत्तारूढ़ पीपल्स एक्शन पार्टी यानी पीएपी ने जीत दर्ज की है। पीएपी ने 97 संसदीय सीटों में से 87 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। ये पीएपी की लगातार 14वें चुनाव में निर्णायक जीत है। 2020 के चुनाव में पार्टी ने 83 सीटें जीती थी। 52 वर्षीय वोंग ने पिछले साल मई में ली हेसियन लुंग के पद छोड़ने के बाद नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वोंग और उनकी पार्टी पीएपी ने ये चुनाव ऐसे समय में लड़ा जब अमेरिका की टैरिफ नीतियों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बनी हुई है। गौरतलब है कि पीएपी सिंगापुर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और देश की आजादी के बाद से लगातार सत्ता में बनी हुई है। अब एक बार फिर पीएपी को अगले 5 साल तक सरकार चलाने का स्पष्ट जनादेश मिला है।
सिंगापुर आम चुनाव में पीपल्स एक्शन पार्टी यानी पीएपी ने जीत दर्ज की है। पीएपी के शानदार जीत दर्ज करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉरेंस वैंग को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि आम चुनावों में आपकी शानदार जीत पर हार्दिक बधाई। भारत और सिंगापुर के बीच एक मजबूत और बहुआयामी साझेदारी है जो लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों पर आधारित है। मैं हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए तत्पर हूं। वॉरेन बफे ने घोषणा की है कि वे इस साल के अंत में बर्कशायर हैथवे के सीईओ पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। कंपनी की कमान अब 62 वर्षीय वर्तमान उपाध्यक्ष ग्रेग एबल को सौंपी जाएगी। 94 साल के बफे ने बर्कशायर हैथवे को $1.16 ट्रिलियन की कंपनी में बदल दिया। उन्होंने बताया कि नेब्रास्का के ओमाहा में कंपनी की वार्षिक बैठक में अपने निर्णय की घोषणा की। बर्कशायर हैथवे के पास 60 से अधिक कंपनियां हैं जिनमें गीको, ड्यूरेसेल और डेयरी क्वीन शामिल है। एप्पल, कोका कोला, बैंक ऑफ अमेरिका और अमेरिकन एक्सप्रेस सहित अन्य भी इसकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। और मौसम की बात की जाए तो देश के कई राज्यों में मौसम लगातार बदल रहा है। इस समय कई राज्यों में मध्य दर्ज से लेकर भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में आज धूल भरी आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने 6 मई तक पूर्वी और मध्य भारत में गरज के साथ तेज हवा और बारिश का अनुमान जताया है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में 7 मई तक गरज के साथ धूल भरी आंधी और बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसे लेकर मौसम विभाग अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आज बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। इधर ओडिशा में ओलावृष्टि और भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है, जबकि दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आसपास के क्षेत्रों में अगले 7 दिनों तक गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। तो हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें। नमस्कार।